नमस्कार, यंग भारत न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बिहार की सियासत पर। बिहार विधानसभा चुनावों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष के सियासी दलों ने अपनी राजनीति और रणनीति को धार देना शुरू कर दिया है। इसकी शुरुआत उन्होंने महागठबंधन में अपने लिए सीटों के दावों के साथ की है। सत्तारूढ़ एनडीए से इतर आज हम बात करेंगे बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में नजर आ रहे महागठबंधन और उसकी सियासी रणनीति पर, जहां सीटों के बंटवारे को लेकर सियासी खींचतान जारी है। हालिया बयानों और हालातों पर नजर डालें तो 243 सीटों वाली बिहार विधानसभा में राजद विपक्ष का मुख्य चेहरा बनकर अपने हिस्से में करीब 150 सीटों पर दावेदारी कर रहा है। बाकी सीटों पर गठबंधन के सहयोगी दल मसलन कांग्रेस, सीपीआईएमएल, सीपीआई, सीपीएम समेत मुकेश साहनी की वीआईपी पार्टी व कुछ अन्य छोटे दलों के साथ सीट शेयरिंग का सॉलिड फॉर्मूला तैयार किया जाएगा। इसे लेकर बैठकों का दौर जारी है, लेकिन अभी कोई ठोस फार्मूला सामने नहीं आया। इस मुद्दे पर आज हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं बिहार की राजनीति को पिछले 3 दशक से कवर करते आ रहे वरिष्ठ पत्रकार प्रमोद जी। प्रमोद जी, आपका स्वागत है। यंग भारत में आपका स्वागत है। जी जी, नमस्कार जी। हम आज चर्चा करेंगे बिहार में महागठबंधन की स्थिति को लेकर। पहले यह जानना चाहेंगे, भले ही देश दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, इस समय बिहार में सियासी हलचल किस तरह नजर आ रही है? आप किस नजर से देखते हैं बिहार की सियासी हलचल को? देखिए, बिहार की राजनीति देश की राजनीति को प्रभावित करता है। ये बहुत पहले से है। जेपी आंदोलन की उपज जब 1977 में जेपी आंदोलन की हुई और बिहार देश की राजनीति बदल गई। बिहार की राजनीति ने देश की राजनीति को बदला। तो बिहार की राजनीति जो अभी 2025 में विधानसभा चुनाव को लेके है, उसको लेके पूरी सरगर्मी है। महागठबंधन में भी और इंडिया गठबंधन में जो एनडीए है उसको लेके प्रधानमंत्री भी 2 बार आ चुके हैं हाल के दिनों में। महागठबंधन पूरी ताकत से अपनी मीटिंग, सीट शेयरिंग को लेके अपनी चर्चा, अपनी रणनीति और तेजस्वी के नेतृत्व में कैसे चुनाव हो उसको लेके बैठकों का दौर करते जा रहा है। आपने बोला अभी कि तेजस्वी के नेतृत्व में पिछले विधानसभा चुनावों में बिल्कुल ये बात साफ नजर आई थी कि लालू यादव ने जेल से रहते हुए भी पूरे चुनाव को एक तरह से प्लान किया, उसके लिए रणनीति बनाई। क्या इस बार विपक्ष का मुख्य चेहरा तेजस्वी यादव है? क्या इस बार की पूरी रणनीति वो बुनेंगे और उनके इर्द गिर्द बुनी जाएगी? पूरी पटकथा लालू यादव जेल में हो, जेल से बाहर हो, उन्होंने एक तरह से अपना उत्तराधिकारी तेजस्वी यादव को सौंप दिया है, बना दिया है। और उसने बखूबी माने अपनी नेतृत्व क्षमता, अपनी जो उनकी क्षमता है पॉलिटिकल और मैच्योरिटी का, जबकि उम्र उतनी नहीं है, लेकिन उन्होंने शो किया था। और इस बार भी चाहे जो प्रेशर पॉलिटिक्स अभी सीटों को लेके हो जाए, लेकिन चेहरा जो है तेजस्वी यादव ही होंगे। सियासी दलों ने एक प्रेशर पॉलिटिक्स का गेम शुरू कर दिया है। राजद इस बार अपने पास 150 सीटें रखना चाहता है। कांग्रेस लगातार पिछली बार से कुछ ज्यादा सीटों की मांग कर रही है। क्या है ये सीट शेयरिंग का पूरा फॉर्मूला? किस तरह से आप देख रहे हैं? आखिर किस करवट बैठेगा? क्या कांग्रेस अपनी पिछली बारी की सीट राजद से ले पाने में कामयाब हो पाएगी? ऐसा तो लग नहीं रहा है, क्योंकि पिछली बार जिस तरह से 70 सीटें कांग्रेस को दी गई थी और वो शायद 17 पे ही जीती थी। फिर बाद में इस चीज को लेकर दोनों के बीच तनाव भी नजर आया। इस बार हालात कैसे हैं बिहार में? इस बार महागठबंधन सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को कैसे उसका फॉर्मूला कैसे सेट करेगा? महागठबंधन का जो 2020 का जो पार्टियों का मेल था, उसमें एक नया दल जो मुकेश सहनी की पार्टी है, वीआईपी, वो इस बार महागठबंधन में शामिल हो गई है। पिछले बार लास्ट मोमेंट में पर मुकेश सहनी ने तो एक रुमाल एनडीए की तरफ भी रखा हुआ है। वो मोदी से कह चुके हैं कि भाई आप मैं जो बताना चाह रहा हूं कि 2020 के इलेक्शन में अंतिम समय तक महागठबंधन के साथ मुकेश सहनी थे।
लास्ट जी। डे जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस होना था जिसमें सीट को लेके कुछ घोषणा होनी थी, तो उसी में मुकेश सहनी महागठबंधन से निकल के एनडीए में चले आए। तो इस बार जो पिछला बार का जो 2020 का इक्वेशन है, जिसमें 140 सीट पे 140 सीट पे ये राजद, 70 सीट पे कांग्रेस, 19 सीट पे सीपीआई एमएल, लेकिन वीआईपी तो थी नहीं उस समय। इस बार वीआईपी भी है, और वीआईपी का 2 नारा है, मुझे डिप्टी सीएम पद भी चाहिए और कम से कम 20-25 सीट चाहिए या ज्यादा मिल जाए। और ये जो कांग्रेस को जो 70 सीट है, राजद अपनी जमीन जो उसकी मजबूत जमीन है 140 सीट की या 135 सीट की जो भी है, वो छोड़ेगी नहीं। और 70 सीट में 19 सीट, मात्र 19 सीट कांग्रेस जीत पाई थी। तो स्ट्राइकिंग रेट कांग्रेस का बहुत कम था। तो जो भी वोट, जो सीट अगर घटेगा, अगर राजद थोड़ा सा बड़ा भाई होकर सेक्रीफाइस भी कर जाए कि नहीं 140 में हमको मुकेश सहनी को भी एडजस्ट करना है, और माले जिसका स्ट्राइकिंग रेट सबसे ज्यादा था, 19 में 12 सीट, 19 सीट लड़ा और उसमें 12 सीट जो कम्युनिस्ट जो माले को मिला। तो उसकी भी इच्छा है कि हम 19 नहीं 30 लड़ें। उसके साथ 2 दल और भी है, सीपीआई और सीपीएम। तो ये एडजस्टमेंट जो भी होगा, या तो राजद अपना 10 सीट कम करेगा और कम से कम 20 से 25 सीट कांग्रेस का कम होगा। कांग्रेस 70 नहीं, उसको 50 सीट भी मिल जाए, 45 सीट भी मिल जाए, अपने प्रेशर पॉलिटिक्स के लिए सारा खेल रहा है। लेकिन मुकेश सहनी को ही तो एडजस्ट करेंगे। मुकेश सहनी डबल गेम खेल रहे हैं। मुकेश सहनी ने एक नारा दिया कि मुझे मछुआरा आयोग नहीं, मछुआरा का आरक्षण चाहिए। और जिस दिन नरेंद्र मोदी मछुआरा आरक्षण की घोषणा कर देंगे, मैं अपना सर कटा लूंगा, मैं अपनी जान दे दूंगा। तो इसका मतलब कि वो प्रेशर जो पॉलिटिक्स है वो एनडीए की तरफ भी रखे हुए हैं। लेकिन जी, हाँ, उन्होंने कहा ना कि हमको डिप्टी सीएम पद चाहिए। अगर महागठबंधन की सरकार बनेगी तो मुझे डिप्टी सीएम का पद चाहिए, और सीट तो चाहिए कम से कम 20-25। पिछला बार भी जब महागठबंधन से छिटक के एनडीए में चले गए थे, उनको 11 सीट मिली थी, 4 सीट जीते, अपना सीट भी हार गए। लेकिन 4 सीट में सभी फिर बाद में जो वीआईपी के पार्टी के सभी एमएलए भाजपा में ज्वाइन कर लिए। तो ये सारा खेल जो है, माने अभी जो महागठबंधन का खेल है, उसमें मुकेश सहनी को एडजस्ट करना है। पिछली बार मुकेश सहनी उनके साथ नहीं थे। क्या सर? क्या केवल मुकेश सहनी ही है, या राजद कांग्रेस को भी एडजस्ट करने के मूड में है? क्योंकि अभी पीछे कई दौर की बैठकें हो चुकी हैं और सीट शेयरिंग का फॉर्मूला दोनों के बीच बनता नजर नहीं आ रहा है। खड़गे कांग्रेस के अध्यक्ष हो गए, राहुल गांधी हो गए। की ग्राउंड रियलिटी है कि राजद ही बड़ा भाई है, और कांग्रेस चाहे जितना उछल कूद करे, उसने पार्टी को अध्यक्ष को बदल दिया है और प्रभारी को बदल दिया है, और राहुल गांधी भी बार बार आ रहे हैं। लेकिन ये सारा एमवाई समीकरण जो राजद का मेन वोट बैंक है, राजद को शिकायत कांग्रेस से क्या थी कि हमने आपको 70 सीट पिछली बार दिया और आप 19 सीट ही जीते, यानी बहुत कम। अगर उस समय ठीक से अगर कांग्रेस का परफॉर्मेंस होता तो मात्र तो 10 सीट ही था ना कम। 112 सीट तो लगभग महागठबंधन जीत ही बस। जी। अगर कांग्रेस का प्रदर्शन बेहतर होता तो संभवतः इस बार राजद जो होता वो बहुत प्रबल स्थिति में पहुंचा हुआ होता। तो क्या कयास लगाए जा रहे हैं? कांग्रेस तो अड़ी हुई है कि 70 सीटों पे होने चाहिए, और मेरे को नहीं लगता है कि ये 35-40 से ऊपर राजद कांग्रेस को देने के मूड में है। तो क्या राहुल गांधी, आप जान लीजिए 40 से 45 सीट से ज्यादा कांग्रेस को नहीं मिलेगा। ग्राउंड रियलिटी बाद में सब कंप्रोमाइज करेंगे, क्योंकि लक्ष्य है महागठबंधन की सरकार बने। ये तो अगर चाहेंगे तो एनडीए भी तो तैयार ही है मुकेश सहनी को तोड़ने के लिए, माने कमजोर करने के लिए महागठबंधन।
नहीं, अगर 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 महागठबंधन को कमजोर करने की बात ही आ रही है तो उसमें तो फिर ओबीसी फैक्टर भी खड़ा है बिहार में। तो बिहार में पिछली बार की तरह क्या फिर से ओबीसी फैक्टर महागठबंधन को डेंट मारेगा? नहीं नहीं, ओबीसी फैक्टर देखिए, मैंने बिहार का जो लीडरशिप है, चाहे एनडीए का हो या महागठबंधन का है, बैकवर्ड पॉलिटिक्स ही होगा। नीतीश कुमार भी ओबीसी ही हैं, तेजस्वी यादव भी ओबीसी ही हैं। कांग्रेस ने जो पार्टी अध्यक्ष बनाया है वो दलित है, राजेश राम है। तो यहाँ की राजनीति जो है वो ईबीसी और ओबीसी, और नरेंद्र मोदी बिहार में आते हैं तो सबसे बड़ा अपने आप को ईबीसी का नेता घोषित करते हैं। और ये नीतीश कुमार के साथ प्लस पॉइंट ये है कि अति पिछड़ा, मैंने शुरू में बताया ना कि ओबीसी नहीं, ओबीसी का भी 2 भाग इन्होंने बांट दिया है, उसमें ईबीसी कर दिया है, माने अति पिछड़ा, इकोनॉमिक अति पिछड़ा का एक अच्छा चंक जो है नीतीश कुमार को सपोर्ट करता है। और पूरा मिथिलांचल, और जो मिथिलांचल का इलाका है और ये जो सारण का इलाका है, उसका जो अति पिछड़ा का जो वोट बैंक है, वो सारा का सारा नीतीश कुमार का साइलेंट वोटर है। तो बिहार में हाँ बताइए, एक सवाल फिर से बड़ा ये उठ रहा है। देश में बात पिछले कुछ समय में लगातार विकास की राजनीति को लेकर हो रही है कि अब देश में उस तरह का माहौल बन रहा है कि अब विकास की बातें होंगी। जब ये चुनाव आते हैं तो यूपी और बिहार जैसे इन राज्यों में जातिगत समीकरण हावी हो जाते हैं। सभी राजनीतिक दल जातिगत आधार पर अपने वोट शेयरिंग, अपनी वोट बैंक और अपनी राजनीति को देना शुरू कर देते हैं। आखिर क्या बिहार का इससे विकास हो पाएगा? नहीं देखिए, वो थ्योरेटिकली सवाल तो बहुत सही है, जात पे राजनीति नहीं होनी चाहिए, विकास को देना चाहिए, लेकिन ये ग्राउंड रियलिटी भी बिहार की समझिए, या हमको लगता है देश के अन्य क्षेत्रों में भी उसका नाम अलग हो, जाति एक बहुत बड़ी सच्चाई है। आप बिहार की राजनीति में, और एमवाई समीकरण जो लालू ने एक आवाज पिछड़ों को दी, मैंने उसको मैंने क्या बोले, सोशल जस्टिस के नाम पे उसको लेके गजब का गठबंधन है ये। चाहे मैं व्यक्तिगत देख रहा हूं, प्रशांत किशोर भी एक नई पार्टी और नई सोच, नई उम्मीद लेके आए, काफी भीड़ भी हो रही है। पटना में वो मीटिंग करते हैं, बहुत सफल उनकी भीड़ होती है, जिलों में करते हैं, लेकिन क्या वो इतना वोट आएगा कि वो उनको सीट में बदल जाएगा? नहीं आएगा। अंत में यहाँ जात ही रहेगा। पिछले इलेक्शन का ही मैं लोकसभा का की बात करूं, सारा इक्वेशन धरा का धरा रह गया। बीजेपी ने, राजद ने, लालू जी ने अपना एकदम कुशवाहा कार्ड ऐसा खेला कि शाहाबाद रीजन में जहां पे कभी कुशवाहा और कोई नहीं जीतता था, वहां कुशवाहा जीत गया और भाजपा की बड़ी हार हुई। तो कास्ट तो रियलिटी है, होना नहीं चाहिए, लेकिन ग्राउंड रियलिटी है कि बिहार की सच्चाई है, लोग जात पे वोट देते हैं और कास्ट। तो ये बात तय रही कि एक बार फिर से बिहार में एमवाई फैक्टर ही राजनीति की केंद्र की धुरी में रहेगा। क्या ये बात सही है? मुस्लिम और यादव। जी सर। चलिए, बिहार चुनाव की अगर बात करें तो एक फैक्टर, अभी पिछले दिनों एक घटनाक्रम हुआ, लालू परिवार की बात हो रही है, तेज प्रताप यादव की। तेज प्रताप यादव का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, इसे सियासी लोग क्या अपने अपने पक्ष में भुनाएंगे? क्या इससे महागठबंधन को कोई नुकसान होने जा रहा है? देखिए, शुरुआत में तो हर पार्टी, जदयू ने भी और मांझी जी ने भी, हम पार्टी वालों ने भी इस मामले को हवा दी। जितन राम मांझी भी नाम कि मिसेस सिन्हा कौन है, और उस ऐश्वर्या जो लड़की जो पहली बीवी थी तेज प्रताप की, उसको लेके कुछ सिंपैथी मिलेगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि इस मामले को, जो मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको लेके कहाँ कोई हंगामा। क्योंकि अभी ये लगता है पारिवारिक मामला है और थोड़ा सियासत डेंट ना हो जाए इलेक्शन में, इसी कारण से उन्होंने इसको साइड किया है। लालू जी का क्या पता आने वाले समय में
जो राजद के विपक्षी दल हैं वही इस मुद्दे को लेके खूब उनका परिवार पर गंभीर आरोप लगाए, क्योंकि ये सवाल तो उठे ही हैं। खुद ऐश्वर्या ने बकायदा राजद पे और लालू परिवार पे गंभीर आरोप लगाए। तो आरोप लगाया। राजनीति में ये इस तरह के लांछन तो देखे सुने गए हैं। हाँ, वो सब होगा, लेकिन क्या जनता जो लालू जी का हार्डकोर वोटर है उस पर कोई इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? मुझे शक है कि राजद को इससे कुछ डेंट होगा। चलिए अब लालू परिवार से बाहर निकलते हैं और बात करते हैं राहुल गांधी की। राहुल गांधी जिस तरह की राजनीति करते हैं, क्या बिहार के लोगों को उनकी राजनीति समझ में आती है? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि बिहार के लोग राजनीति के अच्छे जानकार होते हैं। तो जिस तरह से राहुल गांधी राजनीति के अपनी एक परिपाटी को आगे बढ़ाते हैं, वो बिहार के लोगों को समझ में आएगा? क्या इस बार कांग्रेस अपना प्रदर्शन पिछली बार की तुलना में बेहतर करने जा रही है? ये राहुल गांधी पिछले लोकसभा चुनाव के समय भी, ये लोकसभा नहीं, इससे पहले भी मोदी चोर है, चौकीदार चोर है, अभी नरेंद्र सरेंडर हो सकता है, लेकिन कांग्रेस यहाँ खुद बैसाखी पे है। लालू के भरोसे कांग्रेस की हैसियत है बिहार में। इंडिपेंडेंट रूप से कांग्रेस की कोई बड़ी हैसियत नहीं है। कांग्रेस की जो भी ताकत है, इसलिए राहुल बहुत ज्यादा इम्पैक्ट नहीं है। इसका पूरा लीडरशिप धीरे करके, जैसे यूपी में लीडरशिप कांग्रेस की कैसे खत्म हो गई और वो अब अखिलेश के सहारे, बिहार में भी कमोबेश वही स्थिति है। दोनों मिलेंगे तो कुछ सीट बढ़ जाएगा, तो इनको आभासी मजबूती दिखाई देगा कि हम बहुत ताकतवर, हम 19 सीट अकेले लड़े, हो सकता है 2 सीट भी ना जीते। तो ये बात तय है कि राजद के लिए कांग्रेस और कांग्रेस के लिए राजद, इन दोनों का आपस में जोड़, ये दोनों ही दलों के लिए एक मजबूरी है, एकदम मजबूरी है। इस ढंग से बिना कांग्रेस के राजद का भी अस्तित्व थोड़ा सा डगमगाएगा, जो उनका वजूद है वो थोड़ा हिलेगा। और कांग्रेस तो शायद अभी उस स्थिति में ही नजर नहीं आ रही है कि वो अकेले सोच भी सके कि अगर वो इनसे थर्ड फ्रंट बन के अलग खड़ा हो, तो शायद कांग्रेस तो इस तरह कुछ नजर भी नहीं आ रही है। ना ही उनके पास कोई इस तरह की रणनीति है, ना ही उनका कोई आगे का कोई ऐसा प्लान है, एक्शन प्लान। कोई लीडर भी नहीं है बिहार में। अब कोई लीडरशिप भी नहीं, कोई लीडरशिप, वो कोई अध्यक्ष मैंने वो अपनी सीट जीत जाए, वो भी सपोर्ट में राजद के ही सीट वोट से बैंक से जीते होंगे। ग्राउंड रियलिटी है बिहार में राजद एक फोर्स है। जैसे नीतीश और बीजेपी जी अकेले कमजोर हैं, लेकिन दोनों जब मिल जाए तो काफी मजबूत है। वही स्थिति राजद और कांग्रेस की नहीं है, लेकिन कांग्रेस की ज्यादा मजबूरी है कि अगर राजद उसके साथ रहे तो कांग्रेस की ताकत थोड़ी मजबूत हो। जी चलिए, तो ये तो सिलसिला चल ही रहा है। इस सब के बीच में एक और फैक्टर आपने भी पीछे नाम लिया था, मुकेश सहनी का। मुकेश सहनी क्या चाह रहे हैं? 60 सीट मांग रहे हैं। देखिए, अभी प्रेशर पॉलिटिक्स में तो मांगेंगे ज्यादा, मांगो तो मैंने रिवॉल्वर मिलेगा। तो वही है, अगर इनको, मैंने पिछला बार बोला ना, 11 सीट इनको एनडीए ने दिया था। अगर महागठबंधन से 25 मिल जाए तो ये इनका काम हो जाएगा, लेकिन मांग रहे हैं। और जब राजद अपना 140 में घटाएगा ही नहीं, माले जिसका स्ट्राइक रेट 19 में 12 था, वो तो कम से कम 25 भी, उसको भी 5 सीट ज्यादा चाहिए। तो जो भी है कांग्रेस के ही हिस्से से सब कटना है। पर राहुल गांधी तो वहां लगातार रैलियां कर रहे हैं और बहुत एक्टिव होके वहां नजर भी आ रहे हैं। हाँ, एक्टिव हैं, अच्छा है। कम से कम में ये मैंने जो कांग्रेस जो एक पार्टी के रूप में जो कार्यकर्ता शिथिल थे, वो रिवाइव कर रहे हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन इलेक्शन पॉलिटिक्स में जहां पे आप असेंबली चुनाव लड़ते हैं, उसमें कांग्रेस और राजद अगर कंबाइन रहेगा
तभी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा, तभी सीट में वो दिखेगा। उसका एक उदाहरण मैंने एनडीए के रूप में दे रहा हूं, आप एनडीए पे हम लोग भी चर्चा करेंगे। एनडीए में पिछले 2020 के इलेक्शन में चिराग पासवान 137 सीट पे लड़े। चिराग पासवान एक सीट पे जीत हुई। तो यही स्थिति अगर कांग्रेस भी अगर अपनी ताकत अकेले दिखा दे तो सेम फॉर्मूला होगा, क्योंकि ये लोग 5% 7% वोट तो लाते हैं, लेकिन जब एक चंक से, जो बड़ी पार्टी है जिसका एक अच्छा 30% वोट बैंक है, लगभग 30%, चाहे कुछ भी हो जाए, राजद को वोट बैंक है 29 से 30% का वोट बैंक उसका फिक्स्ड है, माने MY समीकरण का। तो मतलब फाइनली बात यही निकल कर आ रही है कि अभी जो बिहार की सियासत है, उस सियासत में भी बहुत सारी उथल पुथल सीट शेयरिंग को लेके होनी है, आगे बहुत सारे खेल होने, पर ये सीट शेयरिंग का मामला कब तक सुलझने जा रहा है? क्योंकि जितना लेट करेंगे उतना कांग्रेस के लिए, राजद के लिए, इनके लिए भारी पड़ने वाला है। अभी कोई, चाहे एनडीए में, आप एक दो चार दिन पहले एक खबर आई कि 100 सीट पे जदयू, 100 सीट पे ये बीजेपी, ऐसे ये सब ऐसे ही है, कोई ऑफिशियली कोई चर्चा नहीं है। ये जो सारा चीज महागठबंधन वैसे ज्यादा ऑर्गेनाइज तरीके से मीटिंग कर रहा है। उसका पूरा उद्देश्य है कि हम अपनी जो भी मेरी टीम है, माने माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, कांग्रेस है, राजद है और नई पार्टी वीआईपी है, इसमें आपस में कोऑर्डिनेशन हो जाए। लेकिन उस सर्वे में आया ना कि तेजस्वी उभर रहे हैं, ये एक परसेप्शन बन रहा है ना कि महागठबंधन अगर एकजुट रहा और एक ताकत से लड़ेगा तो हो सकता है वो चेहरा, तेजस्वी तो चेहरा है ही जो दबाव ले, लेकिन महागठबंधन का चेहरा तेजस्वी यादव ही है। लेकिन बहुत अर्ली है, ये लोग सब प्रेशर पॉलिटिक्स के लेके, अभी कोई पार्टी में सिर्फ दबाव बनाने के लिए कि हमको इतना सीट चाहिए, मुझे इतना सीट चाहिए, लेकिन अभी ना एनडीए में वैसी कोई बैठक हो रही है। एनडीए के लिए अगर कहिए तो एनडीए में भी नया खेल है, पिछले बार जो कहीं नहीं थे। एनडीए की बात हम एक अलग डिबेट में भी इसके अगले वाले इसमें करेंगे। अभी महागठबंधन पे ही स्टक करते हैं और महागठबंधन पे ही बात करते हैं। तो ये बात साफ हो गई और तय हो गई कि इस बार विपक्ष का सबसे बड़ा चेहरा तेजस्वी यादव है। हाँ, निश्चित रूप से। और महागठबंधन भी वही ड्राइव करेंगे। हाँ, फाइनली वही ड्राइव करेगा। वैसे अभी आपको लगेगा कि नहीं, कांग्रेस सीएम चेहरे पे राजी नहीं है, वो इलेक्शन के बाद, रिजल्ट के बाद घोषित करेंगे, लेकिन पब्लिक और जो मेजर दल है जिसको 75 सीट एमएलए का पिछले इलेक्शन में जीता हो, उसका लीडर नहीं होगा तो किसका लीडर होगा? पब्लिक भी समझती है, परसेप्शन पिछली बार राजद के अंदर के परिवार में ही बहुत सारे अंतर्विरोध आए थे कि कुछ बड़े वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार करते हुए तेजस्वी को एकदम से आगे बढ़ा दिया गया था। तो भीतरघात का भी पिछली बार अंदेशा था, शायद हुआ भी हो। इस बात क्या ऐसी कोई स्थिति बन रही है? इस बार पूरा राजद परिवार संगठित है, एकदम संगठित है, और तेज प्रताप का मामला उसी की एक कड़ी है। तेज प्रताप को अगर साइड कर दिया है 6 साल के लिए, पूरी इस इलेक्शन के फ्रेम से बाहर किया, और ऐसी चर्चा है जो सोशल मीडिया पे भी, और ये कि इस बार सिर्फ और सिर्फ तेजस्वी यादव ही एमएलए का इलेक्शन लड़ेंगे राजद परिवार से, और कोई नहीं मैंने विधानसभा का चुनाव लड़ेगा। वैसे लोकसभा में मीसा भारती है ही, विधान परिषद में राबड़ी देवी है ही, लालू जी तो इलेक्शन अब लड़ ही नहीं सकते हैं, और तेज प्रताप को ही एकदम आगे किया गया है। और रोहिणी जो तेजस्वी की जो बड़ी बहन है, वो लोकसभा का इलेक्शन लड़ी थी, तो इसलिए कोई नहीं, सीधे, और मामाओं को पहले ही बाहर कर दिया गया है। सुभाष यादव और साधु यादव जो तेजस्वी के मैंने चर्चित मामा थे, जिनके कारण पार्टी बदनाम भी हुई और ऐसे लोग बोलते हैं, वो तो उनका कोई वजूद नहीं है, माने पॉलिटिकली कोई इम्पैक्ट नहीं है। चलिए, तो पारिवारिक जो भी भीतरघात की बातें थी वो अब इस समय नहीं है।
तो इससे आने वाले समय में राजद और मजबूत बनकर बिहार में नजर आएगी। तो आगे आगे किस तरह से सीट शेयरिंग का जो फॉर्मूला है वो कब तक सामने आ सकता है, कि फाइनल कब तक होगा, सो दैट पता चल सके कैंडिडेट्स को भी उन्हें तैयारी कब से शुरू करनी है और किस स्तर की करनी है। एक बैठक शायद 15 तारीख को फिर होगी ये, और लगातार ये लोग बैठक करेंगे। एक समन्वय समिति बन रही है। पिछले बार के इलेक्शन को लेके ये लोग, पिछली जो मीटिंग जो कल हुई थी मीटिंग, उसमें ये चर्चा हुई कि जो 15,000 वोट जिसको ज्यादा आया उस सीट पे हम क्या करेंगे, या हो सकता है कैंडिडेट बदलेंगे, या कुछ विनिंग भी हैं लेकिन उनका परफॉर्मेंस बढ़िया नहीं है उनको बदलेंगे। उसको लेके ये तैयारी वो कर रहे हैं, लेकिन अभी एग्जैक्ट कोई डेट तो नहीं है, लेकिन एक अगली बैठक 15 तारीख को महागठबंधन की होने वाली है। अभी सीट को लेकर हमें कांग्रेस के एक नेता से बात हुई तो उन्होंने बताया कि बिहार में कुछ फॉर्मूला कुछ इस तरह का भी बन रहा है कि कांग्रेस को सीटें कम दी जाएंगी, ये बात तय है, लेकिन सीटें उनकी मन मुताबिक और कुछ पसंदीदा सीट दी जाएंगी जहां उनकी जीत काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। तो ऐसा कोई फॉर्मूला बन रहा है कि ऐसी कोई खबर बिहार के सियासी हल्के में कोई चल रही हो? तो अभी मेरे पास वैसी जानकारी नहीं है। देखिए, हर पार्टी चाहता है कि हमको विनिंग सीट मिले, लेकिन कोई भी जहां पे सेकेंड पोजीशन पे अगर कांग्रेस रही होगी या कुछ कम मार्जिन से हारी होगी तो इस पर जरूर चाहेगी कि मुझे मिलना चाहिए। जी जी, ये तय है कि 70 सीट कांग्रेस को नहीं मिलेगा, माने जो, क्योंकि उसको मुकेश सहनी की ताकत बढ़ी है। मुकेश सहनी मछुआरा कम्युनिटी में उनकी ताकत है और उनके फॉलोअर भी हैं, और इसी कारण से पिछला बार 4 सीट भी जीते थे, वीआईपी की 4 सीटें आई थी। तो इस बार नहीं खोना चाहेगा महागठबंधन। अंतिम समय में जिस ढंग से मुकेश सहनी निकल के एनडीए में चले गए थे तो वो रहे, और अगर ये एकजुट रहा। और एक और मुझे जो अभी चर्चा है, वैसे शायद ये पता नहीं कितनी सच्चाई है, बीच में हल्ला हुआ था कि ओवैसी की पार्टी से भी महागठबंधन कुछ समझौता करने की कोशिश में है महागठबंधन। क्योंकि ये ओवैसी की पार्टी सीमांचल वाला जो इलाका है उसमें 5 एमएलए उनके जीते थे पिछले बार, लेकिन 4 एमएलए राजद में शामिल हो गए थे। तो ये तो काफी नाराज ओवैसी जी थे। लेकिन फिर पता नहीं, अगर मैंने मुस्लिम एकीकरण और नरेंद्र मोदी के खिलाफ, मैंने एनडीए के खिलाफ, अगर ये के कारण हो सकता है समझौता हो जाए। अगर ऐसा होगा तो कांग्रेस को ये अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि कांग्रेस का जो मुस्लिम वोट बैंक में तो कांग्रेस का भी मेजर से है कि मेरी दखल है, राजद को भी है कि मेरा ही है, लेकिन ओवैसी को अगर छूट मिल जाएगा तो ओवैसी का तो और विस्तार हो जाएगा। बिहार में महागठबंधन की राजनीति और रणनीति पर हमारे साथ बात करने के लिए प्रमोद जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार की सियासत में महागठबंधन की राजनीति और रणनीति पर आज इतना ही। अगली कड़ी में हम बात करेंगे बिहार में एनडीए गठबंधन की चुनौतियों पर। जुड़े रहें हमारे साथ, हम हैं यंग भारत।